माय डियर स्टूडेंट्स, +2 के ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका फिर स्वागत है। ऑप्टिक्स का पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। हमारी 2 लाइन में संक्षिप्त चर्चा सुन लें। क्रिकेट के गेम में कैप्टन और कोच तब तनावग्रस्त रहता है जब कोई डिफ़िकल्ट विकेट उसको नहीं मिलता है और उसका प्रयास रहता है कि जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको पहले आउट करे, तब हमारी टीम जीतेगी। लेकिन पढ़ाई इसके ठीक विपरीत है। पढ़ाई में अगर आपको शुरू में बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया तो अच्छे लड़के तो एडजस्ट कर लेंगे, परंतु जो कमज़ोर लड़के हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए हमारा जो वीडियो चैनल बन रहा है और जा रहा है, इसका नाम है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एक दिन हमको फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो आईआईटी लेवल का हो, नीट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, और उस हद से गुजर जाना है। और एक नई बात कि अब हम बाइलिंगुअली भी किसी किसी क्वेश्चंस को बोलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया है कि सर आप थोड़ा इंग्लिश स्पीक करिए तो थोड़ा लाइक करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को विज़न करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बूढ़े व्यक्ति 62 वर्ष के वर्मा सर की हिम्मत बढ़ाइए और हमारे नेटवर्क से जुड़िए। हम आज आपके सामने लेकर आए हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 पहले रिलीज हो चुका है और लगातार अब ये रिलीज होगा और बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी आ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के पार्ट 3 में लेंस निर्मात्री सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला यानी किस फार्मूले से लेंस को मेक किया जाता है, बनाया जाता है, ये कौन सा संभव है? तो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो है ये कौन सा फार्मूला सही होगा। तो जाहिर है कि ये ए वाला फार्मूला सही होगा और ये फार्मूला 1/r1 - 1/r2 1/f बराबर। तो साहेब म्यू के जगह अपवर्तनांक का सूत्र तो एन भी होता है, तो बी वाला भी फार्मूला सही हो गया। आहा, तब तो इसका अर्थ है कि इसका सबसे सही ऑप्शन होगा सी। तो ए भी हम नहीं लिख सकते हैं, बी भी हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। इसलिए किसी भी प्रश्न को हल करने में जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये नहीं कि पहला मिल गया मार दिया। नहीं, आप आगे भी देखिए, आपको हम बता चुके हैं अपवर्तनांक का संकेत 2 होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कभी कभी आप यहाँ म्यू वाई लिखा देखिएगा, यहाँ एन वाई लिखा देखिएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई ऐसा लिखता है म्यू वाई -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर देना है एक बार में। है ये फार्मूला नहीं होगा। हाँ होगा, उसने लेंस के वक्रता त्रिज्या को स्मॉल मान लिया है, क्या दिक्कत है? उसी तरह से म्यू वाई के जगह एन वाई, चूँकि एन का अर्थ ही होता है औसत विचलन, और इस निर्धारण में, इस फार्मूला में एन ही लिया जाता है। क्लियर? अब यहीं पर आप अगर यहाँ एफ फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए, किसी लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग होता है, इसको गोलीय अभिपथन का दोष, स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। और रंग में बटना, ये वर्ण विपथन का दोष होता है। और लेंस में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वर्ण विपथन का भी और गोलीय विपथन का भी। इसलिए सारे क्वेश्चंस की चर्चा इसमें हो गई। आई थिंक कि आप हमारे उत्तर से बिल्कुल सेटिस्फाइड होइएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का सूत्र क्या होगा? पावर ऑफ लेंस का सूत्र
क्या होगा? लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा? तो पावर ऑफ लेंस का सूत्र क्या होगा? यहाँ क्षमता का अर्थ होता है पावर, कैपेसिटी नहीं, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। तो आप जानिए पावर का संकेत P होता है और इसका सूत्र होता है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। यह फोकल लेंथ, लेकिन एक शर्त है कि यह फोकल लेंथ हमेशा मीटर में मापा जाना चाहिए, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, ये सब इकाइयों में नहीं, डेकामीटर में, ये सब में नहीं। तो 1/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, नो नो, 1/फोकल लेंथ इन मीटर, यस यस यस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और यही आपको बता दें कि पावर ऑफ लेंस की एक इकाई ये मीटर इनवर्स हो गई, मीटर पर पावर -1, इसको मीटर इनवर्स पढ़ते हैं अंग्रेजी में। दूसरा इसको पर मीटर पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में प्रति मीटर पढ़ते हैं। क्लियर? प्रति मीटर पढ़ते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वह प्रति मीटर होता है, लेकिन प्रति मीटर के जगह पर इसका एक मशहूर नाम है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर जो लेंस बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, जैसे आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको पावर वाला चश्मा लगेगा, तो जो पावर इसमें देते हैं, इसको घिस करके लेंस को, इसके कर्वेचर को हॉट करके, एडजस्ट करके जो पावर वाला चश्मा बनाया जाता है, जो हम लोग जिनकी आंखें खराब रहती हैं वो लोग जो पहनते हैं, वो पावर ही लेंस का पावर कहलाता है। और ये पावर कोई ताकत वाला पावर नहीं है, और इसकी इकाई डायोप्टर होती है, और इसका संकेत कैपिटल डी भी होता है, कैपिटल डी भी होता है। तो हम समझते हैं कि लेंस के क्षमता का बहुत सारा आप समझ गए होंगे। आप तो जानते ही हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। अतः उत्तल लेंस का पावर प्लस में आएगा और अवतल लेंस का पावर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस बोले तो, समतलोत्तल लेंस बोले तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इंग्लिश में बोले तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। मैं जानकर अंग्रेजी वर्ड समतल जोड़ उत्तल, अ जोड़ हर्षऊ बराबर ओ होता है, यह संधि का चीज है। तो समतल, समतल में अ है और जोड़ उत्तल, तो बन गया समतलोत्तल। यह फर्स्ट सतह समतल और सेकेंड सतह उत्तल, तो ये लेंस हो गया समतलोत्तल लेंस। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं समतल लेंस जैसे ये है, तो कोई भी सरल रेखा अनंत त्रिज्या की एक वृत्त होती है, पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, और बता भी चुके हैं। एक बार फिर बता दे कि आप कोई सेंटर लेकर छोटा रेडियस का सर्कल खींचिएगा तो ज़्यादा कर्व होगा, ज़्यादा वक्र होगा। इससे रेडियस बढ़ाइएगा, इसका कर्व थोड़ा कम होगा। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा, वक्रता त्रिज्या बढ़ी, तो कर्वेचर कम हुआ, यानी वक्रता कम हुई, यानी टेढ़ापन कम हुआ। इसको और बढ़ाइएगा तो टेढ़ापन और कम होगा। अगर आप इसको बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सरल रेखा। तो इसकी फर्स्ट सतह की वक्रता त्रिज्या R1 बराबर प्लस इन्फिनिटी, चूँकि इस तरफ जो भी चीज़ रहेगा वो निगेटिव होगा और इधर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होगा। और R2 बराबर R मान लीजिए, R तो आपको तो दिया हुआ होगा समतलोत्तल लेंस के वक्र सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब R2 आपको दिया हुआ है,
R2 बराबर -20 सेंटीमीटर। अब आप पूछिएगा माइनस क्यों? इसलिए कि इसका इधर पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसका इधर पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर पड़ेगा तो इधर, तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, अतः यह निगेटिव में होगा ही। हो गया। पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, लेंस की फोकस दूरी बताइए, क्षमता बताइए। अभी तुरंत आप फार्मूला पढ़े हैं, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो म्यू का मान 1.5 -1 हो गया, 1/r1 तो 1/∞ हो गया, -1/-20 हो गया। ठीक है, ये जब आप घटा दीजिएगा तो 0.5 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। इसका डेसिमल उड़ाइएगा तो 5/10 हो गया, तब 5 दूनी 10 यानी 1/40 सेंट। ये जो है निकल गया 1/f का मान। तो अगर इसको उलट दीजिएगा तो f का मान क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो चलिए 40 सेंटीमीटर वाला तो ये है, तो ये होगा ही, लेकिन चेक कर लीजिए। मान लीजिए ऐसा हो कि ये आंसर तो सही है और ये आंसर हो सकता है गलत हो, तो बिना चेक किए आप धड़ाक मत मारिए, कभी मत मारिए। आप चेक करिए, हर तरह से मजबूत होकर जाइए। एक एक नंबर का संघर्ष नीट में, IIT में आदमी को कई अंकों से पीछे कर देता है। अतः आप फिर इस सूत्र से जो अभी पढ़े 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1/40 अब बटे 100 हो जाएगा मीटर में। तो ये उलट कर आ जाएगा 100/40, और ये हो जाएगा 5/2, और 5 का आधा 2.5 डायोप्टर होता है, और प्लस में निकल रहा है, अतः यह प्लस में पावर है, 2.5 डायोप्टर है, सही है। यदि यहाँ पर 1.5 डायोप्टर रहता, यदि रहता यहाँ 1.5 डायोप्टर, और कोई लड़का एक ही सही सोचकर इसमें आ जाता मारकर, तो उसको 0 मार्क्स हो जाता, तब उसे मारना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपका लक अच्छा है कि ये दोनों आंसर सही है, आपने मिला भी लिया है। इसलिए कुल मिला करके अब यह क्वेश्चन, ये है स्टडी मटेरियल ऑफ वर्मा सर। आप इसको देखते रहिए। अभी क्वेश्चन के स्तर काफ़ी निम्न स्तर के हैं, परंतु बिहार बोर्ड के लेवल में ये उम्दा प्रश्न हैं, और जो लड़के बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, गांव देहात के बच्चे सब, उनके लिए बड़ा लाभदायक होगा। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र सतह की त्रिज्या, प्रत्येक वक्र सतह। तो आइए उत्तल लेंस देखें, उत्तल लेंस कैसा होता है। तो ये है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में 2 सतह। हमेशा आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ रखा जाता है, तो इस तरफ की सभी दूरियां निगेटिव, चूँकि आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरी निगेटिव, बार बार हम इसलिए बोलते हैं। अब ये फर्स्ट सतह है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा। ये सेकंड सतह है, तो इसका इधर पड़ेगा। तो R2 हो गया माइनस में, -20 सेंटीमीटर, और R1 हो गया प्लस में, +20 सेंटीमीटर। अब अपवर्तनांक 1.5 है। फिर अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2 सूत्र है। यही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यही है वर्मा सर का छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, टुकड़ी मसला, जो बिहार बोर्ड के लिए अमृत और संजीवनी का काम करेगा। इसलिए इन प्रश्नों को बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले और प्रिलिमिनरी की तैयारी करने वाले, IIT वगैरह के प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप 1.5 में 1 को घटा दीजिए, R1 का मानचित्र सही
चिन्ह सहित रखिए। अब -1/-20, यही देखिए जो लड़का चिन्ह विचार बिना किए इस प्रश्न को बनाएगा तो ये कट कर 0 हो जाएगा और उसे लगेगा फोकल लेंथ इन्फिनाइट है, लेकिन वो बात सही नहीं है। 0.5 हो गया, ये हो गया 1/20 प्लस 1/20, और आप जानते ही हैं कोई चीज़ को 2 बार जोड़ने पर वो उसका 2 गुना हो जाता है। 2 गुना 1/20, x + x = 2x, तो 5 दूनी 10, 1/20, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ 0 सेंटीमीटर गलत, 10 सेंटीमीटर गलत, 20 सेंटीमीटर सही सही सही, 40 सेंटीमीटर गलत, 10 सेंटीमीटर गलत, 0 सेंटीमीटर गलत, और 20 सेंटीमीटर सही सही सही। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 29 समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 30 पर आए। एक अवतल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी जबकि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है? सेम मिलता जुलता सवाल है, लेकिन इस बार क्या है? इस बार हमारा लेंस अवतल है। इस बार हमारा लेंस कैसा है? अवतल है। तो जब हमारा लेंस अवतल है तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट वक्रता केंद्र इधर है बाएं तरफ, और सेकेंड वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है दाहिने तरफ। तो R2 हो गया वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर प्लस 20, और R1 हो गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर R1 हो गया, R1 हो गया -20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा देखिए, फिर वही 1/f, ये हो गया μ-1, 1/R1 -1/R2। तो अभी तुरंत ऐसा सवाल बनाए हैं, ये 0.5 हो जाएगा घट के 1.5 - 1, तो 0.5 आइए, और ये हो जाएगा 1/-20 -1/20। तो फिर ये हो गया 5/10 गुना, वो फिर वही हो गया -1/20 -1/20। तो कोई चीज़ अगर 2 बार रिपीट हो जाए, -x -2x होता है, -1 -2 होता है। अगर आप लघुत्तम विधि से भी निकालिएगा एकदम बच्चा बन के, तो माइनस और माइनस गुना होने पर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। जुटने में तो 1 रुपया का आप पुड़िया खाए उधार, और फिर 1 रुपया का पुड़िया खाए उधार, तो 2 रुपया उधार न हो गया, जमा थोड़े हुआ, एकदम बच्चा के जैसा। तो भी ये हो जाएगा -2/20। अब 5 दूनी 10 और 2 2 कटा दीजिए, तो -1/20, यानी फोकल लेंथ हो गया -20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ निकला। तो तुरंत आप मत देखिए, आपसे पूछा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता निकालने का रूल है कि फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करिए। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया 20×5 100, तो -1/5 f/1, तो 1/f क्या हो जाएगा? -5/1, यानी -5 डायोप्टर। तो इसकी फोकल, इसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा? -5 डायोप्टर। ध्यान रहे प्लस नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब भी होगा तो -5 डायोप्टर होगा। जो सब तेज लड़के हैं, इंटेलिजेंट लड़के हैं, उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप देखते रहिए, छोटा छोटा से धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेंस की क्षमता की संभव इकाई, शब्द पर गौर करिएगा। शब्द क्या बोलता है? लेंस की क्षमता की संभव इकाई, संभव, पॉसिबल ये नहीं बोलता है SI इकाई, फलाना इकाई, चिलाना। पॉसिबल इकाई क्या हो सकती है?
तो पॉसिबल इकाई तो दोनों हो सकती है, मीटर इनवर्स भी और डायप्टर भी। अभी तुरंत पढ़ाएं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक लेंस फलाना को पानी जिसका अपवर्तनांक इतना है में डुबाया गया है, तो क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने एक फार्मूला बनाया था। आप संभवतः आप लोग घर पर कम ध्यान देते हैं, हो सकता है डायरेक्ट वह फार्मूला भूल गए हों। तो आइए, सेवा के लिए वर्मा सर हमेशा तैयार हैं, बिना मुरझाए बिना सुस्ताए। 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड अब बटे 1 फोकल लेंथ इन एयर बराबर क्या होगा। तो जब आप लेंस को एयर में रखते हैं, व्हेन यू कीप लेंस इन एयर, तो रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो एयर वाले में हो जाएगा एयर टू ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1। क्लियर। अब जब आप इसमें रखिएगा, लिक्विड में रखिएगा, तो अब आप तो लेंस को लिक्विड में डुबा दिए। तो जब आप लेंस को लिक्विड में डुबा दिए, तो अब तो लिक्विड से, चाहे वो लिक्विड चाहे जो हो, पानी हो, किरासन तेल हो, ईथर हो, अल्कोहल हो, कोई भी द्रव हो, ग्लिसरीन हो, जैतून का तेल हो, कोई भी द्रव हो, तब तो द्रव से ग्लास में जाएगा। किसी दूसरे गैस में डुबा दीजिएगा, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, तो गैस से ग्लास में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड -1। अब ऊपर में होगा 1/R1 - 1/R2। नीचे क्या होगा, पानी में डुबा दिए। तो साहेब अगला बार थ्योरी में भी पढ़ाए थे, फिर एक बार पढ़ा रहे हैं। आप खुद भी सोचिए, आप अपनी दादी का चश्मा पानी में डुबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। आपकी दादी का चश्मा जो कांच का है वो क्या फूल जाएगा, वो क्या कोई एब्जॉर्बर है लिक्विड का। तो पानी में डुबाइए, किरासन तेल में डुबाइए, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई नहीं बदलेगी। तो ये चीज़ तो यही रह गया, ये कट गया। अगर इसको लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा μg - μl बटे μa, यहाँ हो जाएगा μg - μa बटे μa। तब μa कट गया। तो और ये इधर उलट जाएगा। तो फाइनल एक छोटा सा रिजल्ट जो हम निकाले थे और आपको बोले थे कि इसको याद रखिएगा कि F इन एयर बटे F इन, ये लिक्विड है, F इन लिक्विड, ये फोकल लेंथ इन लिक्विड है। तो ये क्या होता है भाई, तो ये हो जाता है μg - μl बटे μg - μa। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका 1.33। तो जो सब मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं वो सिंपली सोचिए, एकदम सिंपल दृष्टिकोण से, कि किसी चीज़ में 1.33 घट रहा है और उसी चीज़ में 1 घट रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। और इन्वर्स लॉ से अगर ये बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, छोटा होगा। यही कारण है कि हम जब इसको उल्टाएंगे, ये जो हम इसको उल्टाएंगे, इस चीज़ को हम लोग उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये μg - μl बटे μg - μa होता चला गया। फोकल लेंथ इन एयर निकालेंगे अब बाई फोकल लेंथ, और ये चीज़ F इन एयर बाय F इन लेंथ हो गया μg बाई μl। ग्लास में गया लिक्विड से तो μg - μl, तो ये चीज़ छोटा हो रहा है। ये चूँकि इसमें 1.33 घट रहा है, हमसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, μg में घट रहा है
1.33 और म्यू जी में घट रहा है 1। तो ये बड़ा चीज़ है भाई, बड़ी संख्या घट रही है और ये छोटी संख्या घट रही है, तो ये छोटा हो गया। जैसे आपके पास 10 रुपया है और आप 8 रुपया खर्च कर रहे हैं और मेरे पास 10 रुपया है, हम 7 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास बच रहा है 2 रुपया और मेरे पास 3 रुपया, यानी आप छोटे हैं और हम बड़े हैं, और यह छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपसे पूछा है कि एक लेंस को जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया 1.33 में, तो क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, तो फोकल लेंथ बदलेगा, फोकल लेंथ बदलेगा, तो फोकस दूरी बदलेगी, फोकस दूरी बदलेगी, क्षमता बदलेगी। जब फोकस दूरी बदल गई तो क्षमता भी बदलेगी। प्रकृति, तो म्यू जी का मान 1.5 है, तो 1.5 में 1.33 घटेगा तो प्लस राशि रहेगी। चूंकि ये बड़ा है, 1 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया 33 पैसा घटेगा तो 17 पैसा बचेगा, और 1 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया घटेगा तो 50 पैसा बचेगा। तो ऊपर छोटा तो नीचे बड़ा, और ऊपर बड़ा तो नीचे छोटा, ये तो इन्वर्स लॉ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों प्लस है, तो जो लेंस जिस प्रकृति का है, अगर प्लस प्रकृति का है तो प्लस प्रकृति का रहेगा, अगर माइनस प्रकृति का लेंस होता तो माइनस प्रकृति का रहता, क्योंकि साइन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो फोकस दूरी भी नहीं बदलेगी, प्रकृति भी नहीं बदलेगी, क्षमता भी नहीं बदलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि दोनों नहीं बदलेगा, और ये आंसर गलत होगा। केवल यह दूरी बढ़ गई। अगर यह पूछता कि क्या हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है और आया है बिहार बोर्ड में, तो फोकस दूरी बढ़ गई, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था पहले 5 नंबर का, तो क्या बदलेगा, तो बदलेगा फोकस दूरी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव। उत्तल लेंस है उत्तल रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल ही रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस द्रव युग्म, ये लेंस द्रव युग्म से आप क्या समझते हैं कि एक लेंस को किसी लिक्विड में डुबा दिया। तो अभी जस्ट 32 नंबर क्वेश्चन जो पिछला आपने पढ़ा, उसमें पढ़ा, क्या पढ़ा, F इन एयर बटे F इन लेंस बराबर म्यू जी माइनस म्यू एल, अब बटे म्यू जी माइनस म्यू ए। चलिए इसको उलट देते हैं तो क्या होगा, एफ एल बटे एफ ए बराबर म्यू जी माइनस म्यू ए, अब बटे म्यू एल माइनस म्यू ए। आप जानते हैं किसी द्रव में, आप पढ़ के आए हैं, मैट्रिक पास हैं सारे लोग, +2 में पढ़ रहे हैं, किसी द्रव में आपने पढ़ा है कोई छड़ी डुबाकर रखी जाती है तो वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। क्यों भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ता है, और कौन सा प्रकाश नहीं मुड़ता है, जो सीधा होता है। तो हमारा लेंस जो है अगर ऐसा होता तो इसमें जो भी प्रकाश आती वो सब सरल रेखा में गुजर जाती। तो जब तक ये मुड़ेगा नहीं तो हमको तो पता नहीं चलेगा कि अंदर, लिक्विड के अंदर क्या है। तो लिक्विड के अंदर लेंस अदृश्य हो जाएगा, बशर्ते कि उसका दोनों जो कर्व सरफेस है वो ऐसा बिहेव करे, ऐसा नहीं कि वो सिकुड़ के प्लेन हो जाए, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाए कि वो समतल कांच के तरह बिहेव करने लगे, जिसका मतलब उसकी फोकस दूरी इन्फिनाइट हो जाए।
इन्फिनाइट इसका मान इन्फिनिटी कब होगा? तो इसका मान इन्फिनिटी तब होगा जब इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई समथिंग बटे 0 बराबर ही इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट होने से ही यह समतल कांच के टुकड़े के तरह काम करेगा। तो अब हमारा दिमाग कह रहा है कि यह समतल कांच का टुकड़ा के तरह बिहेव करने लगे, होने जाए, पचक के होने जाए, इसका नेचर हो जाए ऐसा। तो इसके लिए क्या करें भाई? लेंस का अपवर्तनांक तो कुछ अलग होगा, एयर का अलग होगा। तो अगर हम ऐसा कोई चीज़ मिलाते जाएं इस लिक्विड में, ऐसा कोई चीज़ मिलाते जाएं कि ये जो चीज़ 0 है, इससे क्या रिजल्ट आता है? म्यू एल माइनस म्यू जी बराबर 0 कब होगा? जब म्यू एल बराबर म्यू जी होगा। अब म्यू एल माइनस म्यू ए बराबर 0 कब होगा? जब म्यू एल बराबर म्यू ए होगा। क्लियर? तो एयर के जगह तो आज हमारा यहाँ लिक्विड है, तो लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए ताकि जब लेंस में प्रकाश जाए तो ये द्रव ऐसा हो कि इस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। यहाँ म्यू जी माइनस म्यू ए है, यहाँ है म्यू जी माइनस म्यू एल, इसीलिए ये दिक्कत हो रही थी। इसको जब उल्टाए तो यहाँ क्या है? म्यू जी माइनस म्यू एल। तो यहाँ पर म्यू एल के जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ये चीज़ 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो गया, इसका मतलब म्यू जी माइनस म्यू एल बराबर 0 हो गया। इसका मतलब म्यू जी बराबर क्या हो गया? म्यू एल। यानी लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब, लिक्विड का अपवर्तनांक जैसे पानी है तो ये 1.33 होता है, और कांच का लेंस रहता है जो 1.50 होता है, क्राउन का हो 1.52 होता है। तो ये सब अलग अलग लेंस का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, लेकिन 1.33 से ज़्यादा होता है। ग्लिसरीन का 1.42 लगभग होता है। तो अगर हम पानी में कुछ ऐसा द्रव मिलाते जाएं कि बढ़ते बढ़ते दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाए, तो जो हम चाह रहे थे वह हो गया कि हमारा म्यू जी माइनस म्यू एल बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि हमारा जो लेंस का अपवर्तनांक है और लिक्विड का अपवर्तनांक है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये बड़ा है तो नहीं होगा, छोटा है तो नहीं होगा। और ये जो बोलता है कि ऐसा असंभव है, ये भी नहीं है। जादूगरी के खेल में बहुत सारे ऐसे जादूगर होते हैं जो इस प्रयोग को करते हैं, और जो लोग हमसे ट्यूशन पढ़े हैं उनको याद होगा कि हमने क्लासरूम में लेंस को अदृश्य करके दिखाया था। केवल स्लिप ऑफ पेन के कारण थोड़ी सी असुविधा हुई, यहाँ एल के जगह ए लिखा गया था। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अब आप जो है देख सकते हैं कि रिजल्ट कि ये दोनों इक्वल होंगे तभी लेंस अदृश्य हो जाएगा। लेंस में प्रायः कौन कौन दोष होता है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेंस में दोनों दोष होता है। लेंस ये तो पिछला क्वेश्चन है, तो लेंस में कौन कौन दोष होता है, ये अगला क्वेश्चन। आइए, लेंस में प्रायः कौन कौन दोष होता है? तो लेंस में प्रायः दोनों दोष होता है, वर्ण विपथन भी होता है, गोलीय विपथन भी होता है। अतः गोलीय विपथन क्या है? फोकस का अलग अलग होना। और वर्ण विपथन क्या है? लेंस से सामान्य प्रकाश के गुजरने पर वर्ण विक्षेपित हो जाना। इसको भी खूब बढ़िया से देख लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे जो प्रकाश चल रही है वो जब फोकस होगी तो अलग अलग बिंदु पर फोकस होगी, वो अलग अलग बिंदु पर फोकस होगी।
रेड का विचलन कम होगा, वायोलेट का ज़्यादा होगा, येलो का औसत होगा, तो कई रंग में बट जाएगा ना फोकस, तो रंगीन बिंदुओं का समूह हो जाएगा। तो जैसे ही बिंदुओं का समूह हुआ गोलीय विपथन, और रंगीन हुआ तो वर्ण विपथन। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के और लड़कियां इसको क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं और इसको स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। तो ए लेंस ऑलवेज सफ़र फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ एबरेशंस। फर्स्ट इज chromatic aberration due to dispersion of light, and another is spherical aberration due to combination of points of focal length. अतः लेंस में प्रायः कौन कौन दोष होता है? तो लेंस में प्रायः दोनों दोष होता है, गोलीय विपथन और वर्ण विपथन। प्रिज्म सूत्र कौन सा सत्य है? प्रिज्म सूत्र कौन सा सत्य है? तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, यहाँ पर साइन ए माइनस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो रट्टामल विद्यार्थी होंगे वो इसमें फड़ाक सूत्र में मार देंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन की एक कमी को देखिए, इसको सेट करने के समय मैंने म्यू नहीं लिखा है। आखिर प्रिज्म सूत्र के एलएचएस में भी तो कुछ होना चाहिए। एलएचएस में रहता है म्यू या एन, तब होता है बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, जहाँ डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन है, बाय साइन ए बाई टू। तो आरएचएस तो इसका सही है, आरएचएस तो इसका सही है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, लेकिन इसका तो एलएचएस ही गायब है। इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा क्या? इनमें से कोई नहीं, है ना। ये सब कुछ ऐसी चालाकियां हैं जो हम बराबर किया करते हैं ताकि बच्चा सब फंस जाए। सूत्र जो रटता है वो केवल इसको देखा, ओ ये वाला सूत्र सही है। प्रिज्म सूत्र कौन सा सत्य है? तो कोई भी सूत्र एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है और समीकरण में हमेशा दो पार्ट होते हैं, एलएचएस आरएचएस। इसका एलएचएस पार्ट गायब है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अब आगे चलें। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को क्या कहते हैं? ये भी प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है साहेब, और प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन में आप जानते हैं प्रिज्म इस तरह की रचना होती है। हम आपको प्रिज्म दिखाए भी हैं जब आप हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, और इससे बनने वाला एक रफ स्पेक्ट्रम है ना, मैंने आपको दिखाया था कि और बताया था कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करना कठिन काम है। सबसे कम विचलन आर का होता है, सबसे ज़्यादा वायोलेट का और येलो का बीच में। तो ये एंगल कहलाता है डेल्टा आर, ये एंगल कहलाता है डेल्टा भी, ये एंगल कहलाता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को कुछ राइटर्स केवल डेल्टा भी लिखते हैं, इसलिए अगर कोई सफिक्स नहीं लिखा हुआ हो, जो वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। आपके देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, सबका कल्चर अलग अलग है। सारे अच्छे राइटर्स अच्छा ही लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि व्यवहार में डेल्टा वाई के जगह केवल डेल्टा लिखा जाता है। तो अगर कोई डेल्टा वाई नहीं लिखा है तो इसका अर्थ वह गलत नहीं है, ठीक ठाक ही है। और ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल हुआ, ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल हुआ, यह जो डिफरेंस ऑफ एंगल हुआ, यह यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? यह डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर हुआ। तो इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण। और इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो जो रट्टामल है वो तो इसको भी देखेगा तो फटाक से टिक मार देगा दोनों पर,
लेकिन यहाँ देखिए कि शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण, यहाँ इस शब्द की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, तब ऑप्शन हो जाता ये दोनों। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन इसकी अंग्रेजी होती है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R, एंगुलर डिस्पर्सन इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R। सो बोथ दीज टर्म्स आर सिनोनिमस। लेकिन यह एक चालाकी है सेटर के द्वारा, उसने कोणीय वर्ण विक्षेपण फिर कोण भी लिख दिया। तो हमारे समझ से इसका सचेष्ट, शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ आंसर ए होगा। काश यह नहीं रहता तब इसका आंसर होता दोनों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ये सब। अब आप देख रहे हैं हम थोड़ी सी गहराई में जा रहे हैं और आपके प्रश्नों को हल्का सा ट्विस्ट करके आपको मज़ा ला रहे हैं। आई थिंक कि आपको अच्छा लगता होगा। जैसा लगता है, जैसा आप फील करते हैं, कृपया इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऑनरेबल कमेंट करें। पढ़ाने समय अगर स्लिप ऑफ टंग की कोई गलती हुई हो तो फिर आप हमको भी उसके बारे में भी आगाह करें। आगे मैं ध्यान रखूँगा कि न्यूनतम गलती के साथ स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन की जो गलतियां होती है उन गलतियों को बिना दोहराए आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाए। 37 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता की इकाइयों में क्या होती है, क्या होता है सूत्र? ये ओमेगा है, ये इस तरह W को घुमा के लिखा जाता है और इसका सूत्र होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा या डेल्टा Y। आपको बताए हैं डेल्टा Y बोलें या डेल्टा बोलें, तो ये तो पहला में ही है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा Y। आप जान लीजिए इसमें ये चीज़ भी रेडियन में अगर मापेंगे तो इसको भी रेडियन में मापेंगे। तो ओमेगा हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। और एक बात आप भी जानिए कि इसका एक और सूत्र होता है म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए। हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पर टिक नहीं मरवा रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं हमसे, पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स, हम ऑप्टिक्स पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। इवन कि मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वीडियो क्लासेस में घुस चुके हैं। आप हमारा वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस करके वीडियो चैनल आप हमारा सेलेक्ट करके देख सकते हैं। 1 से 5 नंबर तक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके हैं। तो इस हिसाब से ये ए और ए कैंसिल हो गया। तो ओमेगा का एक फार्मूला ये भी होता है, तो देखना है कहीं ऐसा फार्मूला तो इसमें नहीं है। अगर ऐसा रहता तब तो दोनों हो जाता, लेकिन खैर चलिए जान बची, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए और ए। क्लियर? तो ओमेगा के 2 फार्मूले होते हैं, एक ये और एक ये। आपको जाते जाते बता दें, जो सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, फार्मूला का बहुवचन फार्मूलाज नहीं होता है, फार्मूले होते हैं। ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड हम आपको बताए। हमारे यहाँ तो सब हिंदी मीडियम के छात्र अधिक से अधिक संख्या में आते हैं, पढ़ते हैं, लाभ उठाते हैं और लाभ उठाते रहिए। किसी पतले प्रिज्म से विचलन का सूत्र क्या होगा? तो किसी पतले प्रिज्म से विचलन का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हम प्रिज्म से अपवर्तनांक का सूत्र बताएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 होता है। अब देखिए शब्द पर गौर करिए, पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म होने का मतलब क्या है कि a का मान बहुत 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 कम। डेल्टा m तो इसका नामे है मिनिमम डेविएशन। और हम आपको पढ़ाने समय पढ़ाए हैं कि किसी प्रिज्म से प्रायोगिक परिणाम
कब बहुत अच्छे होते हैं? जब प्रिज्म पतला हो। किसी लेंस से प्रायोगिक परिणाम कब बहुत अच्छे होते हैं? जब लेंस पतला हो। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर वर्ण विपथन का दोष कम हो जाता है। तो यहाँ भी चूंकि डेल्टा एम तो मिनिमम डेविएशन है, तो ये भी छोटा, ये भी छोटा, और छोटे चीज का आधा वो तो और छोटा। और आपको मैं पढ़ाने के समय बता चुका हूँ, साइन 0 बराबर 0 होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है यदि थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा का मान कम हो तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ऐसा मत बोलिएगा कि साइन साइन कैंसल हो गया। ये जो है ये मान कम है, इसलिए म्यू का मान हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई ए बाई 2, 2 कैंसल हो गया। म्यू इंटू ए बराबर a प्लस डेल्टा एम हो गया। तो म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम हो गया। तो अगर a को कॉमन रख लें तो एक रिजल्ट आ गया डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब साहेब m के जगह भी रखें तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। चूँकि ए तो सब कलर के लिए सेम है, तो फूलने पिचकने का चीज़ है नहीं प्रिज्म। यहाँ अगर आप r रखते हैं तो यहाँ r होगा, y रखते हैं तो यहाँ y होगा। देने वाले ने y रखा है और ये म्यू y माइनस 1 इंटू ए, तो ये सूत्र सही है। इसमें प्लस है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यही सूत्र सही होगा ए। आइए हम लोग चलें आगे। किसी पतले प्रिज्म से विचलन का सूत्र यही ए सही होगा। हम लोग चलें आगे। ओमेगा की इकाई और बीमा क्या होगी? अभी तुरंत बताए, अभी तुरंत, अभी हम इसको ख़त्म नहीं किए हैं। ओमेगा की इकाई रेडियन संभव ही नहीं है, न्यूटन इनवर्स संभव ही नहीं है, स्टेरेडियन, गुलाम इनवर्स, दो ये सब बेसिर पैर का क्वेश्चन है, ये बिना सिर पैर का आंसर है। आपको अभी तुरंत बताए हैं ओमेगा बराबर, फिर एक बार बताते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई रेडियन बाई रेडियन। तो ये मात्रकहीन भी है, बीमाहीन भी है। बीमाहीन तो है ही, मात्रक भी नहीं है। क्यों मात्रक देकर इसका नाम गिना दिए, क्यों मात्रक दे दिए? तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। यह न तो इसमें मात्रक है न इसकी बीमा होती है। आइए हम लोग देखें अगला, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? तो अपवर्तनांक की परिभाषा कई प्रकार से आपको पढ़ाई गई है। अपवर्तनांक बराबर होता है c0/c मीटर पर सेकेंड, चूँकि वेग है ये भी मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों ख़त्म। म्यू बराबर साइन i बाई साइन r, अगला फार्मूला। इसकी कोई इकाई नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं, तो इसकी भी कोई इकाई नहीं। म्यू बराबर h बाई एच डैश, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, मीटर बाय मीटर। तो नो यूनिट नो डायमेंशन। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? डिग्री भक नहीं, रेडियन भक नहीं, दोनों भक नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। म्यू बिना मात्रक के और बिना इकाई के एक भौतिक राशि है। डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन बीमाहीन है? तो अभी तुरंत आप देखे हैं कि इनमें से वर्ण विक्षेपण क्षमता बीमाहीन है, अपवर्तनांक बीमाहीन है। तो मारिए ना दोनों, देर क्या करते हैं? अभी तुरंत देखें, अभी तुरंत देखे हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता भी बीमाहीन है और ये भी बीमाहीन है। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? इसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता भी बीमाहीन है, अपवर्तनांक भी बीमाहीन है, तो दोनों का दोनों बीमाहीन है।
तो फिर आपको दिक्कत क्या है? हाँ, 42 नंबर, यदि वर्ण विक्षेपण कोण 20 डिग्री हो और बैंगनी का रंग का विचलन कोण 35 डिग्री हो तो लाल रंग का विचलन कोण क्या होगा? तेरी क्या, ये तो छठा पांचवा क्लास का सवाल हो गया साहेब। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? आपको दिया हुआ है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जो वर्ण विक्षेपण कोण होता है वह 20 डिग्री, और बैंगनी रंग इसका विचलन कोण दिया हुआ है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री माइनस डेल्टा आर बराबर 20 डिग्री। तो आप उधर चले जाइए सरकार, और आप इधर चले आइए, तो ये हो गया डेल्टा आर। तो लाल रंग का विचलन कोण कितना हो गया? 15 डिग्री। और जिस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स मुर्गी को मारने के लिए तोप का प्रयोग न करें, क्योंकि जब मुर्गी मरेगी तो धुआं के सिवा कुछ न बचेगा। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जा रहे जो प्रश्न हैं पिछले 10 वर्षों से, मैं 42 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले 10 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका स्तर इसी स्तर का है। इसलिए ऐसे प्रश्नों की अवहेलना नहीं करें। कभी कभी तुच्छ चीज़ भी बहुत 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 ज़रूरी होती है। जहाँ काम आए सुई, क्या करे तलवार। आपका कपड़ा फट गया है, तलवार से उसको ठीक कीजिएगा कि सुई से ठीक कीजिएगा। इसलिए इस छोटे क्वेश्चन को ऐसा न करें भाई। क्वेश्चन प्रणाम, आपका ऑप्शन हो गया बी, 15 डिग्री। -15 नहीं होगा, -15 नहीं होगा, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल +15 होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन कोण 35 डिग्री है और वर्ण विक्षेपण कोण 20 डिग्री है। तो 35 में 20 गया तो 15 बचता है, इसलिए +15 होगा, +15 होगा। ये दोनों को जोड़ने उड़ने से नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, +15 होगा, +15 होगा। क्लियर? आइए हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 42 में औसत विचलन कोण क्या होगा? तो अब जरा याद करें, मेमोराइज करें। प्रश्न संख्या 42 में डेल्टा भी कितना था? 35 डिग्री। और डेल्टा आर कितना है? तो 15 डिग्री निकला है पिछले क्वेश्चन में। तो औसत विचलन कोण डेल्टा बराबर इस दोनों को जोड़ दीजिए, डेल्टा भी प्लस डेल्टा आर बाई 2। औसत निकालने का, दो चीज़ के औसत निकालने का क्या तरीका है? यही तरीका है। तो 35 और 15 को जोड़िएगा तो 50 डिग्री होगा, और उसका आधा करिएगा तो कितना आएगा? 25 डिग्री। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं। सावधान रहें, प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें वर्मा सर का वीडियो क्लासेस, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस देखते रहें। आपको याद होगा कि एक ऐसा प्रिज्म होता है जो समकोण और समद्विबाहु होता है, समकोण और समद्विबाहु होता है। यह प्रिज्म पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और यह प्रिज्म जो होता है यह कहलाता है पोरो प्रिज्म। आपको याद होगा, इसको समकोण समद्विबाहु प्रिज्म को पोरो प्रिज्म कहते हैं। और आप हमारा क्लास किए होइएगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पोरो प्रिज्म, नाइकॉल प्रिज्म दूसरा प्रिज्म होता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्राउन कांच जिसका अपवर्तनांक 1.52 के लिए चरम कोण क्या होगा? तो जो लोग चरम कोण या क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, तो क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक में संबंध होता है म्यू बराबर 1/sin c।
तो साइन सी बराबर 1/μ हो गया। 1/μ बराबर 1/1.52 यानी 100/152, 100/152 हो गया साइन सी का मान। यानी साइन सी का मान जो हुआ 2 सते 14, 1 15, 2 छक्की 12, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 38 दूनी 76 यानी 25/38 हुआ। ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें पिक एंड चूज करना होगा, क्योंकि आप 25/38 का सही मान साइन 42 डिग्री होता है, यह दुनिया में किसी माई के लाल को जल्दी याद नहीं रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी सेट भी नहीं होता है, और अगर सेट होता है तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है साइन 42 डिग्री बराबर 25/38 या दशमलव में निकाल कर दे देता है 152 से भाग देकर 0.15 छक्की 90, 6 दूनी 12, 912, 10 में 2 8, 9 में 1 8, 880, 7 दूनी 14, 15 सते 7 पचे 35 नहीं, 7 6 दूनी 12 नहीं 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 1 76 यानी 0.65 इस तरह का दिया रहेगा मान तब। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में तो आप वर्मा सर ने दिए हैं, तो इसको कहते हैं, सीखिए ये सब। अगर आप कल दारोगा के भर्ती परीक्षा में बैठिएगा, पीओ के भर्ती परीक्षा में बैठिएगा, तो वर्मा सर से पढ़ा हुआ आपको बहुत लाभ करेगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी क्वेश्चन के आंसर से आप आंसर ढूंढिए। तो साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है, तो ये तो 1.732/2 हो गया, 1.732/2 हो गया। तो 2 छक्की 12, 1 13, 2 8 16, 1 17, 8 आ गया 0.8। यहाँ क्या आ रहा है 0.6, तो ये तो नहीं हुआ। और इससे बड़ा ये होगा ही नहीं होगा, और ये तो 1 ही हो जाता है, ती भी नहीं होगा। और साइन 60 से साइन 75 का मान और बड़ा होगा, चूँकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 60 का मान √3/2, तो मान लगातार बढ़ रहा है। तो 75 का मान 60 + 15 से निकालिएगा तो भी 0.8 से बड़ा होगा, और यहाँ आ कितना रहा है 0.6। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हर हालत में यह आंसर आपका सबसे सटीक बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए आपको 46 नंबर अपवर्तनांक हो तभी तुरंत पढ़ाए, म्यू बराबर 1/sin⁻c। तो इसमें मारिए न, इतना देर क्या करते हैं। म्यू बराबर 1/sin⁻c, cos⁻c नहीं होगा, tan⁻c नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये तो अभी तुरंत पढ़ाए। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्कोपी। जो लोग हमारा क्लास किए हैं उनको याद होगा, जब हमारे गले वगैरह में मछली का कांटा या कोई चीज़ फंस जाता है, या हमारे पेट के अंदर कोई ऐसा घाव हो जाता है, तो एक दूरबीन के द्वारा अंदर की चीज़ों की फोटोग्राफी की जाती है। इस कार्य को एंडोस्कोपी कहते हैं, और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है। यह पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक बहुत, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस तो जानबूझ करके ऐसे दिए जाते हैं, कुछ ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं जिनका नाम होता है आया राम और गया राम। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, 7वां 8वां से लेकर के जीवन भर पढ़ते रहे। अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर होगा, कारण क्या है आपको बताएं कि मानव के नेत्र से कोई वस्तु जैसे जैसे दूर होते जाती है, उसके द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण
कम होते जाता है और वो वस्तु काफ़ी छोटी दिखाई पड़ती है। इसे दर्शन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ विजन इंग्लिश मीडियम में। जब कोई ऑब्जेक्ट आँख से दूर जाता है तो उसका आकार छोटा होता है। अब इस तारे तो हमारे पृथ्वी से खरबों मील दूर हैं, तो इनका आकार बहुत छोटा है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में चलती हैं तो विभिन्न परतों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न परतों का घनत्व क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो प्रकाश मुड़ती है और हवा में हर समय संवहन धारा बहते रहती है, जिसके कारण ये मुड़ने वाला प्रकाश कभी आँखों तक पहुँच पाता है, कभी नहीं पहुँच पाता है। तो हमको तारे जलते बुझते हुए प्रतीत होते हैं। इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारे नोट में ये सब आंसर देख चुके हैं। तो घटना है इसका अपवर्तन। और आज की सेवा का लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान, सबसे सुंदर, 10वां क्लास का, पानी में हवा का बुलबुला क्यों चमकता है? आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। शीशा क्यों चमकता है? आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एस्फाल्ट की सड़कें चांदनी रात में पानी से भींगी हुई क्यों प्रतीत होती हैं? आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका यानी मिराज क्यों उत्पन्न होती है? आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लूमिंग यानी ठंडे प्रदेशों में समुद्र में आते हुए जहाज का हवा में उल्टा दिखाई पड़ना क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में बनी दरार चमकती है क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो TIR के कारण हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसकी शर्त है 2। पहला कि प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और आपतन कोण का मान चरम कोण से बड़ा होना चाहिए। ये 2 बात अगर हो गई तो समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। Thank you for watching my video and please wait for next video which is just coming after 1 or 2 days since there is रामनवमी in between। इसलिए देखते हैं कितनी जल्दी हम आ सकते हैं। एंड आई थिंक कि हम आपके पास सैकड़ों ऐसे सुंदर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट, इस वृद्ध की हिम्मत अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल अन्य आपके संपर्कित लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कराएं। कोरोना काल के कारण मैं ऑफलाइन क्लास में इस समय नहीं आ पाऊंगा, असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद, धन्यवाद।